क्या आप नई गाड़ी लेने वाले हो तो भाई साहब एक काम करिए, ईवी ले लीजिए। उसमें आपको गाड़ी बहुत अच्छी पावर देगी, माइलेज अच्छी देगी और उसकी रनिंग कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा कहने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मिनट आप रुक जाइए। क्या ईवी लेना आपके लिए सही होगा, या ईवी लेने के बाद में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? और अगर परेशानी होगी तो उनके क्या क्या हल होंगे, आज इस वीडियो में आप अच्छे से जान पाओगे। देखो, आपको सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं, लेकिन फोर व्हीलर गाड़ियां आज भी बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ तक की बात करी जाए छोटी छोटी टिर्रियों की, छोटे छोटे ई रिक्शास की, तो बहुत ज्यादा हैं। टू व्हीलर्स भी बहुत हैं, लेकिन गाड़ियां बहुत कम हैं। और ये सारी चीजें एवे ही नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़े टेक्निकल साइंस है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि जिस वजह से ये गाड़ियां कम बिक पा रही हैं। क्या अगली होने वाली गाड़ी आपकी ईवी होगी या नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो पे आखिरी तक बने रहना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जहां पे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बिक पाता। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि भाई इसकी जो अप फ्रंट कॉस्ट है, यानी जब आप गाड़ी लेने को जा रहे हो तब बहुत ज्यादा आपको महंगी मिलती है। नो डाउट, आपको जब गाड़ी रनिंग कॉस्ट में रोज आप चलाते हो तो यहाँ पे बहुत सस्ती पड़ती है, मेंटेनेंस भी इसका ना के बराबर है। लेकिन अगर आप कोई एक गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी में लेने जा रहे हो तो आपको 9 से 10 लाख रुपए में जो गाड़ी मिलती है, और वही गाड़ी अगर आप ईवी में लेने जाते हो तो हो सकता है 14 से 15 लाख या 16-17 लाख तक भी ये गाड़ी आपको मिले। इस वजह से कोई भी एक नया इंसान जो गाड़ी लेने को जा रहा है वो कतरा जाता है कि भाई इतनी महंगी गाड़ी हम क्यों ही लें, जब हम अपनी गाड़ी में इतना ज़्यादा कॉस्ट को पे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उतने पैसे लगाने से बेस्ट है कि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें, डीजल डलवा लें। ज़्यादा ही बचत करनी है तो फिर सीएनजी ले लेंगे, और सीएनजी में गाड़ी लेना बचत भी देता है और साथ ही साथ आपको चलाने में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए अगर आज हम ज़्यादा दे देते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस में लेते हो, जो कि हमारे देश में बिकने वाली हर 10 में से 7 गाड़ी फाइनेंस पे ही होती हैं, तो 5 लाख की लोन को जब आप पे करोगे तो बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि वो 6 लाख की हो जाए। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ी को कॉस्ट को लेकर के। गाड़ी जितनी ज़्यादा महंगी होती है उतनी उसकी सेल में फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि ई रिक्शास थोड़े सस्ते आते हैं और यहाँ पे वो बल्क में बिकते हैं, और कई शहरों में तो ई रिक्शा ने आतंक मचा रखा है। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। मान लो कि आपने दम भर लिया, आपके पास पैसा है और आपने अच्छी सी एक गाड़ी ले ली, भले चाहे आपको आज वो महंगी पड़ी है। लेकिन अब क्या होगा, जब आप अपनी गाड़ी को घर पे लाएंगे और उसके बाद में उसको चार्ज करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए वैसे तो गाड़ी को चार्ज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं, बाहर चार्ज करना है तो डीसी फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाते हैं, हाईवे पे आपको चार्ज करना है तब भी आप कर सकते हो, एक नॉर्मल सॉकेट से भी आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। भगवान ना करे अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो मोबाइल चार्जिंग कार भी आती है, जिससे आप अपनी गाड़ी को किसी भी रिमोट लोकेशन पे चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कह दी उतनी ज़्यादा आसान नहीं होती हैं। मान लो कि अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम है, तो शायद आपके घर पे चार्ज करने में दिक्कत हो सकती है। किसी लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जाते हो तो हो सकता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हो, तो बीच में कितने चार्जर मिलेंगे पता नहीं, उसमें से कितने चार्जर सही से काम कर रहे होंगे पता नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें एप्लीकेशंस पे इजीली पता चल जाती हैं, लेकिन हमारे देश में एप्लीकेशंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एप्लीकेशंस तो अपने हिसाब से बताएंगी, लेकिन हमारे खूंखार भाई दोस्त वो उसका अलग ही यूज़ करते हैं। तो जी, चार्जिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कब बढ़ेगा कह नहीं सकते। वहीं उससे पलट अगर आप सीएनजी गाड़ी, पेट्रोल डीजल कोई भी गाड़ी लेते हो, बड़ी इजीली आप इसमें रिफिलिंग कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। पेट्रोल और डीजल है, किसी भी कनस्तर में भर के भी आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हो। और जहां चार्जिंग में 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक लग जाते हैं, वहां पे पेट्रोल डीजल आपको केवल 5 मिनट में उपलब्ध किया जा सकता है। और सीएनजी में ना कुछ खास टाइम नहीं लगता है, उसमें भी 5-2 मिनट में हो जाता है, लेकिन फर्क इतना है थोड़ी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो चुका है कि अब सिटीज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में एक और बेहतरीन किस्म का प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर गाड़ी में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ फीचर्स आपके काम के हों, हो सकता है कुछ फीचर्स आपके काम के हों ही नहीं, लेकिन
यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी को लेने जा रहे हो तो आपके पास में बहुत सारी चॉइस है कि आपको जो फीचर वाली गाड़ी चाहिए उसको ले लो, जो नहीं चाहिए उसे आप मत लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि जिस गाड़ी में बैठा हूं टाटा पंच में 2024 में, ये गाड़ी मैंने 8 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस पे ली हुई थी, जो कि जीएसटी आने के बाद में तकरीबन इस पे भी 50,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। और ऐसे ही अगर इसमें मैं फीचर्स मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे बेस मॉडल लिया, लेकिन मुझे फीचर्स चाहिए होते तो मैं इससे अपर वेरिएंट ले सकता था, और भी ज़्यादा फीचर्स चाहिए थे उससे अपर वेरिएंट ले सकता था, सबसे अच्छे फीचर्स चाहिए थे, मुझे सनरूफ भी चाहिए होती तो मैं यहाँ पे इसका टॉप मॉडल भी ले सकता था। लेकिन मेरी ज़रूरत बेस मॉडल में कंप्लीट हो जाती है, तो फिर मैं टॉप मॉडल के पैसे क्यों डालूं। और हर किसी इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती ऑप्शन होता है एक गाड़ी का बेस मॉडल। सेम इसी तरह ईवी अगर आप लेने चाहते हो तो टॉप मॉडल बेस मॉडल तो आप छोड़ ही दो, कुछ गाड़ियों में 1 या 2 मॉडल की आपको चॉइस मिल जाती है। लेकिन बात करी जाए यहाँ पे प्राइस डिफरेंस की तो इतना कुछ खास होता भी नहीं है, और उसमें भी इतने सारे जो फीचर्स होते हैं वो गैर फालतू में भर दिए जाते हैं जिसकी आपको शायद कभी ज़रूरत ना हो। जी, इलेक्ट्रॉनिकल्स की प्रॉब्लम आपको पता होगी कि भाई अगर आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इतने सारे हैं तो उनको बिगड़ने का, उनको हैंग होने का, उनके ख़राब होने का खतरा उतना बना रहता है। और कई बार ये कंप्यूटराइज सिस्टम पे चलने वाली गाड़ियाँ बीच रास्ते में धोखा दे जाती हैं, और आपने न जाने कितनी बार सड़कों पे ऐसी गाड़ियों को खड़े हुए देखा होगा। सिंपल सी बात है, जितनी सिंपल गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा चलेगी। जैसे एक ई रिक्शा में केवल और केवल बैटरी है, मोटर है, और ड्राइविंग सीट के लिए बैठी होने के लिए इंसान बैठ रहा है, वहाँ पे वो चला पा रहा है, नॉर्मल सा क्लस्टर है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें इतना बेकार का तामझाम नहीं किया गया। अब मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे ई रिक्शा के जैसे गाड़ियों को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिस तरह आपको सीएनजी में एक बेस मॉडल मिलता है वैसे एक बेस मॉडल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी मिलना चाहिए, क्योंकि जितने यहाँ पे फीचर्स कम होंगे उतनी गाड़ी में बैटरी भी कंज्यूम कम होगी, साथ ही साथ उसको बिगड़ने के खर्चे भी कम होंगे। आपने रेंज एंग्जाइटी ऐसा कुछ सुना है क्या? चलिए अगला पॉइंट इसी को हम कंसिडर करते हैं। तो रेंज एंग्जाइटी को नॉर्मल सी भाषा में मैं आपको समझा दूं। आपने अपनी गाड़ी में कोई भी फ्यूल डाल लिया या आपने अपनी गाड़ी को चार्ज कर ली, उसके बाद में आपको 500 किलोमीटर जाना है, लेकिन बैटरी बैकअप आपके पास में 300 किलोमीटर का ही है। जब आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद में अगले 100 किलोमीटर तक जब तक आपकी गाड़ी में चार्जर नहीं मिल पाएगा तब तक आपकी धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेंगी कि हाय राम, मेरी गाड़ी कहीं बीच रास्ते में खड़ी ना हो जाए। और हो सकता है कि आपको कोई चार्जर मिल भी जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो चार्जर चालू हो, और वो चार्जर फास्ट चार्जर है या फिर स्लो चार्जर है, ये भी बहुत बड़ी महाभारत रहती है। यहाँ पे रेंज एंग्जाइटी हमारे देश में आज भी लोगों को है। सीधी सी बात है, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसको सुधारा जा सकता है केवल और केवल बेहतरीन चार्जिंग सिस्टम से। आपने इलेक्ट्रिकल गाड़ी तो ले ली, लेकिन क्या हो कि 5 साल 10 साल या 15 साल बाद आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो ख़राब हो जाए, चलो आपकी गाड़ी में जो मोटर लगी हुई है वो ख़राब हो जाए, तब क्या करोगे? और अगर आपके पास में कोई भी आइस इंजन यानी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ऐसी कोई भी गाड़ी है तो ये सवाल आपके मन में भले ही आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं नहीं करता। सिंपल सा रीज़न है, अगर ऐसी गाड़ी में कोई भी चीज़ बिगड़ती है तो उसका स्पेयर पार्ट आप नया डाल सकते हो। बहुत लंबे समय से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स बड़ी ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और एक इंजन ऐसे ही नहीं ख़राब होता, उसको ख़राब होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे एक बैटरी कब ख़राब हो जाए, कैसे ख़राब हो जाए, किन कारणों से ख़राब हो जाए, ये आज तक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे R&D अभी तक चल रही है। कोई भी कंपनी कभी भी ऐसे नहीं कह सकती कि इतने पर्टिकुलर कारण की वजह से आपकी गाड़ी में बैटरी ख़राब हो जाएगी या फिर आपकी गाड़ी की मोटर ख़राब हो जाएगी। और भाई एक समय के लिए बैटरी या फिर मोटर ख़राब होने में कोई बुराई नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं तो उसका एक दिन अंत भी होता है, वो चीज़ें ख़राब भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पड़ती है कि आपने गाड़ी ले ली, लेकिन उसके बाद में जो बैटरी ख़राब हुई तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितने किलोमीटर पे वो ख़राब होगी। हालांकि कुछ कंपनियां हैं कि जिसमें लाइफ टाइम वारंटी भी आपको मिलती है, जैसे कि आप टाटा की गाड़ी लेते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो आपको लाइफ टाइम वारंटी वहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड ओनर हो गए तब वहाँ पे वारंटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है भाई कि आपकी गाड़ी जब ख़राब हो जाए तो करोगे क्या। और बैटरी के साथ में मोटर के इश्यू आते हैं तो उसमें करोगे क्या। हर कंपनी अगर इस तरह की श्योरिटी देने के लिए तैयार हो जाए तो हो सकता है यहाँ पे ये डर तो शायद किसी भी इंसान का कम हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात करी।
आखिरी एक पॉइंट मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या रहेगी। ये मेरी गाड़ी है 8 लाख रुपए में ली थी, अब इस गाड़ी में 7.5 लाख की कीमत है। तकरीबन 55,000 किलोमीटर में ये गाड़ी चला चुका और ये गाड़ी 3 से 4 लाख किलोमीटर तक मैं इस गाड़ी को रखने वाला हूँ। और मुझे पता है कि 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चलाने के बाद में ये गाड़ी कितनी भी सस्ती गई, सो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की मैं इसको आराम से बेच दूंगा। ये मेरा गट फील कहता है। और जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ये सोच कर ही ली थी। लेकिन अगर आपने 15 लाख रुपए की आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल ली है, उसके बाद में वो कितने की बिकेगी आपको नहीं पता है। अरे आपको नहीं, वो चीज़ किसी को नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक इंजन वाली गाड़ी जब सेकेंड हैंड मार्केट में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि जिनके हिसाब से वहाँ पे उसकी कीमत तय होती है। मान लो कि गाड़ी की बॉडी लाइन कैसी है, गाड़ी का इंजन कैसा है, उसका गियर बॉक्स कैसा है, साथ ही साथ सारे कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में ईवी गाड़ी है, भाई आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू आप जज कहाँ से करोगे, उसकी मोटर से या फिर उसकी बैटरी से। यार ये भी डर बहुत बना रहता है कि अगर आपने गाड़ी ले ली तो उसको बेचोगे कब और कितने प्राइस पे बेचोगे। और भाई इंजन वाली गाड़ी ना बिक भी थोड़ा जल्दी जाती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितनी जल्दी बिकती है, जिनके पास है उनको पता ही है, क्योंकि बेचने के लिए लिस्ट तो आप कर देते हो लेकिन उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आ पाती इतनी जल्दी। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स के बारे में अगर कंपनीज थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगी ना तो हो सकता है कि ये चीज़ें बढ़ पाएँ। अगर मैं अपनी बताऊं, मुझे मॉडल्स में वेरिएंट मिल जाते हैं, मान लो अलग अलग मुझे एक बेस मॉडल की तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिल जाता है तो मैं कंसीडर कर सकता हूं। सिंपल सी बात है, मेरी डेली की रनिंग 200 से 250 किलोमीटर कभी कभी होती है और मुझे केवल ऐसी गाड़ी मिल जाए कि जिसकी 200 किलोमीटर की बैकअप हो और उसको बहुत लो प्राइस में हो। मुझे नहीं चाहिए गाड़ी में बेकार के ताम झाम, मुझे गाड़ी में केवल अच्छी सी मोटर, अच्छी सी बैटरी, एक बढ़िया एसी और म्यूज़िक सिस्टम, अच्छी सी बैठने वाली सीट, केवल इतनी चीज़ें चाहिए। और इतने सारे फालतू के सिस्टम होते हैं मुझे नहीं चाहिए भाई। ऐसे बहुत से लोगों की भी राय ज़रूर से होगी, केवल और केवल ऐसे लोगों के लिए ये गाड़ी सक्सेस हो सकती है। मेरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में ये मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सुझाव है तो ज़रूर से बताइए, हम लोगों के साथ उसे साझा करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।